एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर 82 हो गई, 83 हो गई, वारंट जारी हो गया और उसके बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती, तो आखिर क्या होना चाहिए? ये प्रश्न किसी कॉलेज में उठा था, तो प्रक्रिया पढ़ाने वाले, प्रोसीजर पढ़ाने वाले किसी शिक्षक ने उत्तर दिया था कि तो गोली मार दी जाएगी। अब किसके मार दी जाएगी ये वही बताएंगे। भाई एक सीधी बात है, एक व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज हुआ, नहीं मिल रहा, तो पुलिस अधिकारी वारंट जारी करा सकता है। उसने वारंट जारी करा लिया, वारंट के आधार पर उसने ढूंढने की, पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो आईपीआर नहीं हुआ, मिला ही नहीं, तो वारंट क्या कर लेगा? वारंट को अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वारंट मिलते ही वारंट को ऐसे से करके देखेगा और उसे अभियुक्त का चेहरा और निवास स्थान दिखाई देने लगेगा। ऐसी स्थिति तो है नहीं। तो उसके बाद जो बीएनएसएस या सीआरपीसी प्रोसीजर बता रही है, वो ये कहता है कि वारंट के 30 दिन के बाद 82 की उद्घोषणा ये जारी हो सकती है, और 82 की उद्घोषणा जारी होते ही व्यक्ति भगोड़ा ये डिक्लेयर हो जाएगा, या तो वो उद्घोषणा में नियत तिथि और दिनांक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, जिस न्यायालय ने घोषणा निकाली है उसकी उपस्थिति के लिए, लेकिन नहीं होता तो भगोड़ा हो जाएगा। और आफ्टर द इशुएंस ऑफ वारंट एंड डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी, और अब शायद 84 हो गई है बीएनएसएस में, अंडर 84 बीएनएसएस, ठीक है, ही में गेट इशूड, ठीक है, क्या? अटैचमेंट यानी कुर्की। अगर 84 बीएनएसएस हो गई तो 85 ये कुर्की होगी, पहले 83 थी, अब कुर्की भी हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी चाहिए, ये जो चाहिए आपराधिक विचारण के लिए, वो मिल नहीं रहा, तब आखिर क्या हुआ? तो किसी कॉलेज में प्रक्रिया पढ़ाने वाले किसी शिक्षक ने उत्तर दिया था कि बोले गोली मार दी जाएगी इसके बाद। तो जिसने हमें बताया, तो उससे हमने कहा कि भाई किसे मार दी जाएगी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, मुकदमा लिखाने वाले को, या साक्षियों को? किसे? क्योंकि जिसके ऊपर अपराध का आरोप है वो तो मिल ही नहीं रहा, और अगर वो मिल भी जाए तो ऐसा किस कानून में लिखा है कि उसे गोली मार दी जाएगी? तो कहीं नहीं लिखा, तो उनकी मूर्खता को तो वहीं छोड़ा। लेकिन एक प्रश्न ये तो ही है कि आखिर ऐसी दशाओं में क्या होना चाहिए? तो पुलिस ऐसी दशाओं में आरोप पत्र ये दाखिल करती है न्यायालय में, और इसमें क्या करती है कि वो अभियुक्त जिसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई, उसे फरार दर्शित करती है। और इस चार्जशीट का दाखिल होना न्यायालयीन भाषा में मफरूरी में चार्जशीट दाखिल होना यह कहा जाता है, क्योंकि न्यायालय की भाषा पूर्व में फारसी और उर्दू इससे प्रभावित रही है, इसलिए वे शब्द आज भी वहां चल रहे हैं। तो वहां मफरूरी में चार्जशीट दाखिल होना यह कहा जाता है, यानी अभियुक्त पकड़ा नहीं जा सका। तो अगर वो पकड़ा नहीं जा सका तो उसकी सर्विलियंस की कोई व्यवस्था ये तो रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मसला न्यायालय पहुंच गया तो केस डायरी न्यायालय पहुंच जाएगी,
ठीक है, सब कुछ तो न्यायालय में पहुंच जाएगा और मामला कितने दिनों में निर्णीत होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं। और वो अन्वेषण अधिकारी जिसने अन्वेषण किया था वो स्थानांतरित हो जाएगा, हो सकता मर भी जाए। तो 10-5 सालों बाद ये कैसे पता लगेगा कि इस थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हो ही नहीं पाई। और अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड थाने पर नहीं होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि चिक ट्रिप्लिकेट कॉपी में काटी जाएगी। हम लोग पीछे पड़ के आए पुलिस रेगुलेशन में, मेरा ख्याल पैरा 97 था, जिसकी एंट्री जीडी में की जाएगी पैरा 99 के मुताबिक, वो भी ट्रिप्लिकेट कॉपी में होगा। लेकिन मूल ये तो न्यायालय को आ जाएगा। सेकंड कॉपी वादी के पास होगी और जो थर्ड कॉपी होगी वो थाने पर होगी। लेकिन उससे यह दर्शित नहीं होगा कि इसमें किसके किसके खिलाफ आरोप पत्र लगाते समय अभियुक्तगण गिरफ्तार हो गए थे और कौन गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसमें तो खाली नाम लिखे होंगे। तो आगे 10-15 वर्ष बाद इस अभियुक्त की पहचान और इस अभियुक्त की खोज ये मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो बड़े आसानी से विचारण से बच गया, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और वहां जो आरोप पत्र दाखिल है वहां से रोज टेलीग्राम तो थाने को आना नहीं कि भाई आपके थाने से इतने इतने आरोप पत्र अभियुक्त गणों के गिरफ्तार न होने की सूरत में मफरूरी में दाखिल किए गए, ऐसा कोई टेलीग्राम तो वहां से आएगा नहीं। वहां तो जितनों का विचारण न्यायालय के समक्ष चल रहा है उतनों का विचारण होगा, बात खत्म। उसके बाद पत्रावली अभिलेखागार में, जिसे रिकॉर्ड रूम कहते हैं, वहां दाखिल हो जाएगी और फिर तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड रूम का कौन निरीक्षण कर रहा है वहां तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे तो बड़ा आसान हो जाएगा बचना। तो इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए, यह स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस रेगुलेशन में पैरा संख्या 215 ये बनाया गया। हालांकि सीआरपीसी में इस स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में 299, जो अब कितना होगा 335 बीएनएसएस, और एक नया सेक्शन भी जोड़ा है 356 बीएनएसएस, इसी दशा से निपटने के लिए। 335 बीएनएसएस और 356 बीएनएसएस, इसके बीच अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो 335 बीएनएसएस जो न्यायालय को शक्ति दे रही है, वो ये शक्ति दे रही कि अगर किसी मामले में एक से अधिक अभियुक्त हैं या एक ही है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, तो अगर निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है और साक्षीगणों के बारे में स्थिति यह है कि वो मर भी सकते हैं, भाई मर तो कोई भी सकता ही है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे अभियुक्तगणों के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेखन कर सकता है और वो साक्ष्य वहां अभिलिखित होकर रख जाएगा। और जब कभी इस अभियुक्त की यदि गिरफ्तारी संभव हो पाई और उस गिरफ्तारी के समय इस अभियुक्त के विरुद्ध जिन साक्ष्यों को साक्ष्य देना था वो अगर मर गए, मिल नहीं सकते, या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुए, या मिल भी सकते हैं किंतु इतनी कठिनाई और व्यय के बिना न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किए जा सकते,
जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत समझता है, तो वो साक्ष्य जो पूर्व में न्यायालय ने अभिलिखित किया था वो इनके विरुद्ध पढ़ा जाएगा। और जब वो साक्ष्य पढ़ा जाएगा तो उस समय प्रतिपरीक्षा तो किसी ने इनके पक्ष में की नहीं है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो हुआ नहीं, क्योंकि ये तो भागे हुए थे जिस समय साक्ष्य देने आए। और अब ये जब मिले हैं तो साक्षी मिल नहीं सकते या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए, यह न्यायालय उन्हें बुला नहीं रहा। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इनकी दोषी तय है, क्योंकि साक्ष्य तो मुख्य परीक्षा इसके माध्यम से दिया जाएगा, तो वो तो रखा हुआ है। लेकिन 335 में पर्याप्त गुंजाइश है। ये स्थिति है कि अगर साक्षी मिल सकते हैं, भाई ये है ना, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुए या मर गए। और अगर इन स्थितियों में से कोई स्थिति नहीं है तो नॉर्मली साक्ष्यों को दोबारा बुलाया जाएगा और साक्ष्य का अभिलेखन होगा। इसी स्थिति से निपटने के लिए अब नया सेक्शन लाए 356, उसमें सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि अगर कोई आरोप पत्र मफरूरी में दाखिल होता है, यानी कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसका निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की कोई संभावना भी नहीं, तो उसके विरुद्ध विचारण न्यायालय ऐसे कर सकता है मानो वो प्रेजेंट है। लेकिन जब ऐसे आप विचारण करेंगे कि मानो वो प्रेजेंट है, तो फिर तो उसे अधिवक्ता देना पड़ेगा। इसीलिए 356 के सब सेक्शंस में लिखा है कि उसे सरकारी खर्च पर अधिवक्ता ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो उन दशाओं में, यानी 356 की दशाओं में व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में ही दोष सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार मानो वो उपस्थित है। और 356 यह भी कहता है कि अगर आप दोष सिद्ध हो गए अनुपस्थिति में तो 3 वर्ष हैं आपके पास, 3 वर्ष में आ जाइए। मीनिंग देर भाई, अगर आप 3 वर्ष में आ गए गिरफ्तार होकर तो आपको अपील मिल सकती है इस आदेश के विरुद्ध। लेकिन पहले आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, और 3 वर्ष में अगर नहीं आए तो अपील का राइट भी गया। ड्यूरिंग ट्रायल अगर आप आ गए, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रायल अगर आप आ गए या गिरफ्तार हो गए, तो आपकी प्रार्थना पर न्यायालय उचित समझेगा तो साक्षियों को बुला सकेगा। ये 356 कह रहा। लेकिन उस दशा में शर्त लगा रहा है थोड़ी कि अगर साक्षियों को बुलाया तो साक्षियों का फिर जो एविडेंस रिकॉर्ड वो करेगा वो श्रव्य दृश्य माध्यमों से, यथासंभव श्रव्य दृश्य माध्यमों से करेगा, और इवन मोबाइल फोन का भी उपयोग किया जाएगा। इस ढंग की बात 356 कह रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो अगर कोई फरार है, गिरफ्तार नहीं हो रहा, वारंट 82-83 सब कुछ जारी होने के बाद, या यूं कहें वारंट 84-85 बीएनएसएस सब कुछ जारी होने के बाद, तो उसे गोली नहीं मारी जाएगी, बल्कि ट्रायल प्रोसीड होता है या उसके विरुद्ध एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। और आगे जब वो कभी गिरफ्तार होता है तो उसे तदनुसार व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था वे तो थाने से ट्रांसफर हो चुके होंगे, वो थाने बैठे थोड़ी रहेंगे। तो इसलिए कौन कौन फरार है थाने के अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए। अगर थाने के अभिलेखों में फरार अपराधियों के बारे में सूचनाएं दर्ज करने की कोई व्यवस्था ये नहीं की गई है, तो फिर फरार व्यक्तियों के संबंध में कोई सूचना हो ही नहीं सकती।
और फिर आपका 356 बीएनएसएस या 335 बीएनएसएस या 299 सीआरपीसी जैसे प्रोविजन होने पर भी उनका कोई उपयोग व्यवहारिक तौर पर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इसलिए पुलिस रेगुलेशन 215 में यह व्यवस्था कर रहा है, कहता है कि whenever an officer in charge of a police station or an officer making an investigation under chapter 12 of the Code of Criminal Procedure is satisfied that a person whom he is empowered to arrest under section 41 subsection 1 of that code has absconded or is concealing himself so that he cannot be arrested, यानी थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो सीआरपीसी के अध्याय 12 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहा है, यदि इस बात से संतुष्ट है कि वो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी वो धारा 41(1) के अंतर्गत अर्थात बिना वारंट करने के लिए सशक्त है, वो फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिस वजह से उसकी तत्काल अरेस्टिंग संभव नहीं हो पा रही, तो वो क्या करेगा? कहता है he must apply to the court having jurisdiction successively for a warrant of arrest, a proclamation under section 82 of the Code of Criminal Procedure and an order of attachment under section 83. All these applications should be made as early as may be desirable in the particular case. They need not be delayed for the conclusion of an investigation and warrant of arrest. ठीक है, a proclamation and an order of attachment may be legally be issued one after the other in their proper order on the same day. कहता कि अगर ये विश्वास आ गया कि नहीं हो सकती गिरफ्तारी क्योंकि संबंधित व्यक्ति ने अपने को छिपा लिया या वो नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? 1 by 1 जो स्टेप्स दिए गए हैं सीआरपीसी में, जो बीएनएसएस हो गया, 1 by 1 उनको एग्जॉस्ट करेगा। आप क्या करेंगे? वारंट 82, 83 ये प्राप्त करेंगे और एक दिन में भी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि ऐसी कोई प्रतिबंध सीआरपीसी में नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि वारंट जब जारी हो गया है, ठीक है, जब वारंट जारी हो चुका है तब 82 जारी होगी। ठीक है, वारंट जारी हो गया तभी 82 जारी हो गई, यानी ये कोर्ट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप वारंट जारी करा चुके हैं, तो पहले तो आप वारंट जारी कराइए और वारंट जारी कराने के बाद आप 82 ये जारी करा सकते हैं। शायद वारंट और 82 के बीच कोई टाइम नहीं दिया गया है कि वारंट के बाद इतने दिन बाद 82 होनी चाहिए, 82 के बाद 83 के लिए तो 30 दिन है, लेकिन वारंट के बाद 82 जारी होने के लिए बीच में शायद कोई ड्यूरेशन नहीं दी गई है, जहां तक हमें याद पड़ता है। ठीक है, कि इतने दिनों बाद ही फिलहाल आप कंफर्म कर लेंगे, देख लेंगे, जहां तक हमें याद पड़ रहा है कि वहां वारंट जारी होने के बाद 82 जारी हो, उद्घोषणा जारी हो, इसके बीच में कोई ड्यूरेशन नहीं दी गई, तो 82 और वारंट एक साथ जारी कराए जा सकते हैं अगर मामला अर्जेंसी का है। हां, जब आपका 82 जारी हुई है, इन नॉर्मल कोर्स 30 दिन बाद 83 जारी होगी, लेकिन इफ देयर इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो 82 और 83 एक साथ भी जारी हो सकती है। ठीक है, उनके एक साथ जारी होने पर इस आपका कतई रोक हो ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वारंट 82 और 83 इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक दिन में भी जारी हो सकती है, तो एक दिन में भी जारी हो जाएंगे। लेकिन कब जारी होंगी? जब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है अभियुक्त की। इसका मतलब यह हुआ कि whenever the police officer will apply for the issuance of warrant, then he must
प्रोड्यूस द एविडेंस, ठीक है, कि अक्यूज कैन नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज ही हैज कंसील्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को छिपाया है, इसलिए हम कर नहीं सकते, इस बात का एविडेंस देना पड़ेगा। और चूंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें मालूम है कि एविडेंस हमेशा लिखत पढ़त में नहीं है। एविडेंस के दो प्रकार हैं, मौखिक और दस्तावेजी। तो किसी प्रकार का एविडेंस ये देना ही होगा। आइयो विवेचना के क्रम में जो कुछ करेगा, हम लोग देख चुके हैं अभी पीछे अन्वेषण की प्रक्रिया जब हम लोग देख रहे थे, तो जिस दिन अन्वेषण शुरू करेगा, जिस समय शुरू करेगा, जिन जिन स्थानों में जाएगा, सबका उल्लेख वो अन्वेषण की डायरी पर करेगा। ठीक है, तो इफ यू आर सेइंग दैट आई कैन नॉट फाइंड द अक्यूज बिकॉज ही हैज कंसील्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को छिपाया है, तो छिपाया ये आप जाने कैसे? भाई छिपाया है ये कोई कब जान पाएगा? ये तो तभी जाना जा सकता है जबकि आप उसके घर गए हो ढूंढने, और अगर आप उसके घर गए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक स्थान में गए। भाई इसका मतलब यह हुआ कि एक स्थान में गए आप, और उस स्थान पर जाने का कोई समय रहा होगा, कोई लोग आपके साथ गए होंगे, और अन्वेषण की डायरी में वो सब कुछ लिखा जाना चाहिए जो आप अन्वेषण के क्रम में कर रहे हो। तो इफ यू आर अप्लाइंग, ठीक है, फॉर द वारंट आर प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी या 84 बीएनएसएस, तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, मीनिंग देर बाई आपके पास केस डायरी के वो पर्चे होने चाहिए, उन पर्चों से ये दर्शित होना चाहिए कि आप अमुक अमुक दिनांक को अभियुक्त को ढूंढने अमुक अमुक स्थानों पर गए। खाली घर ही नहीं जाते रहोगे, हर समय आदमी घर पे नहीं बैठा रहता। किन किन स्थानों में गए आप, क्या क्या किया आपने, क्योंकि कानून में कोई भी बात किसी के कहने के आधार पर नहीं मानी जाती, वहां प्रत्येक बात साक्ष्य के आधार पर मानी जाएगी। हां, साक्ष्य दो प्रकार का है, तो किसी भी प्रकार का साक्ष्य आप देंगे, और अगर देंगे ही नहीं तो फिर आपको वारंट 82 या 83 क्यों दे दी जाए? तो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप पुलिस के वकील होते हैं, और पुलिस हर एप्लीकेशन आपके माध्यम से फाइल करती है, तो इट इज योर ड्यूटी, यू मस्ट एग्जामिन कि पुलिस जो वारंट मांगने आई है, ठीक है, उसने प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट किया है इस बात का, ये क्या उसके पास इस बात का एविडेंस है कि वो अभियुक्त को ढूंढने गए थे, और यदि नहीं तो एज अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, इट इज नॉट डिजायर्ड फ्रॉम यू, ठीक है, यह आपसे अपेक्षित नहीं है कि आप पुलिस सिर्फ कोई आदेशिका मांगने आई है इसलिए उसे आदेशिका दे दी जाए। इसलिए वहां जो बैठे होते हैं वो पूछते हैं क्यों दे दे वारंट, बताओ। हालांकि कई बार उन्हें भी नहीं मालूम होता कि हमें पूछना चाहिए, लेकिन परंपरा से जैसे वकालत चलती है वैसे मजिस्ट्रेसी चलती है परंपरा से, तो पूछते हैं कि क्यों दे दे 82, जाइए दिखाइए कहां कहां गए आप, क्या क्या किया, ठीक है, तो सारी चीजें होनी चाहिए। और जब तक आप 82 की उद्घोषणा प्राप्त नहीं करते तब तक वो भगोड़ा नहीं है, ठीक है, तब तक वो भगोड़ा नहीं, और तब तक आप उसे गिरफ्तार करिए।
ठीक है, या न करिए, जो भी आपकी स्थिति हो, लेकिन मफरूरी में चार्जशीट तब तक फाइल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको उसे या तो गिरफ्तार करिए और या फिर उसे भगोड़ा घोषित करिए ताकि मामला आगे बढ़े। और भगोड़ा घोषित हो इसके लिए 82 की उद्घोषणा चाहिए, और 82 की उद्घोषणा के लिए आपको साक्ष्य देना पड़ेगा कि आपने उसे ढूंढा। तो 215 कह रहा है कि जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी और ये मानते हैं कि अब हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, तो वो पुलिस से क्या कर सकते, वो न्यायालय से वारंट 82 और 83 ये हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता द ऑफिसर हु आस्क ए कोर्ट टू इशू ए प्रोक्लेमेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस लीगल एविडेंस टू प्रूव दैट द पर्सन हुम अरेस्ट इज डिजायर्ड हैज एब्सकंडेड। उसने वही बात कही कि जो पुलिस ऑफिसर चाहता है कि न्यायालय से उसे वारंट आदि मिल जाए, आदेशिकाएं, उसे ये देना पड़ेगा साक्ष्य कि अभियुक्त फरार हो गया है, ठीक है। एंड मस्ट नॉट एक्सेप्ट द मियर स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑफ एन ऑफिसर हु हैज नो पर्सनल नॉलेज ऑफ द एब्सकंडिंग टू सेटिस्फाई द कोर्ट। केवल आपके कहने के आधार पर, ठीक है, यह नहीं मान लिया जाएगा, या आपके पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी के आधार आपको हमें पता है कि वो भाग गए। तो कैसे पता है? कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है? कैसे पता है? ठीक है, आप ये कहो हम वहां गए नहीं मिले, अब ठीक है, अब ठीक है, लेकिन आप ये कहो कि हमें पर्सनल नॉलेज से, व्यक्तिगत जानकारी से ये पता है, नहीं, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ये न्यायालय को संतुष्ट करना होगा। व्हेन एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट इट इज एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड। और जब आपका कुर्की जारी हो तो उसे प्रभावी ढंग से उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। ये 215 यहां से भगोड़े व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही शुरू हो रही। अब वो भगोड़ा डिक्लेयर होगा 215 में। भाई 215 की कार्यवाही जब आप कर लेंगे तब वो एब्सकंडेड अक्यूज माना जाएगा। उससे पहले तो एब्सकंडेड है ही नहीं, ठीक है। उससे पहले तो आप उसे गिरफ्तार करिए, अजमानती अपराध का अभियुक्त है, ठीक है। जमानत ले वो, या तो आपसे ले, या सचो से ले, और या फिर न्यायालय से ले, ठीक है। लेकिन आपके द्वारा गिरफ्तार तो होगा। अब कार्यवाही शुरू हो गई क्योंकि वो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो 215 में सबसे पहले आप उसे भगोड़ा घोषित कराएं, और घोषित कराने के लिए आपको वारंट 82 और 83 लेने हैं। वारंट 82 83 आपको तभी मिलेंगे जब आप एविडेंस दें कि वो फरार हुआ है। अच्छा, अब आपने दे दिया तो 216 कहता है एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस ए प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 82 of the Code of Criminal Procedure is an absconded offender within the meaning of this chapter. अब आपने वो सारी चीजें जो ऐसे एब्सकंडेड पर्सन के संबंध में जारी हो सकती थी वो सब जारी करा दी। अब सेक्शन 2 जो पैरा 216 है वो ये कहता है कि अब इस अध्याय के लिए उसे भगोड़ा माना जा सकता है जब उसके खिलाफ 83 जारी होना जरूरी नहीं है। जैसे 82 का प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, जो अब 84 बीएनएसएस का प्रोक्लेमेशन कहा जाएगा, वो जैसे ही जारी हुआ वैसे ही इस व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी ये कहा जाएगा। तो अब प्रक्रिया भगोड़ों के संबंध में क्या होगी? तो कहता है जो भगोड़े होंगे उन्हें 2 वर्गों में बांटेंगे। थानों पर जो रजिस्टर रहेंगे उनमें भगोड़े अपराधी 2 वर्गों में बांटे जाएंगे, एक का वर्ग के या ए वर्ग के और एक बी वर्ग के। ऐसे भगोड़े जिनके माता पिता, ठीक है, पत्नी, भाई या बहन
ये ज्ञात है, इन्हें सूची का में रखा जाएगा, और जिनके बारे में सब कुछ अज्ञात है, ठीक है, उन्हें सूची खा यानी बी में रखा जाएगा। रजिस्टर 2 भागों में बनाया जाएगा थाने पर, और जो भगोड़े अपराधी हैं उनके माता पिता भाई बहन ये जिन जिन थाना क्षेत्रों में रह रहे होंगे उन सब थाना क्षेत्रों को सूचित किया जाएगा, इस थाना क्षेत्र के द्वारा जहां ये अपराध करने के कारण से वंचित हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये काम किसके द्वारा? पुलिस अधीक्षक के द्वारा, इस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सूचित किया जाएगा जहां कांवर के जो भगोड़े अपराधी हैं उनके माता पिता भाई बहन ये रह रहे होंगे, और वे जिन थाना क्षेत्रों में रह रहे होंगे उन थाना क्षेत्रों में भी ये रजिस्टर रखा जाएगा। उसमें कावर्ग के अपराधी के तौर पर इनकी जो प्रविष्टि है इनके नाम की ये की जाएगी, वहां एंट्री रहेगी, ठीक है। और इस थाना क्षेत्र में जहां अपराध करने के कारण इनकी गिरफ्तारी वांछित है वहां तो रहेगी ही रहेगी। और जो खावर्ग के अपराधी हैं, क्योंकि उनके माता पिता भाई बहन कुछ पता ही नहीं है, भाई उनके तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, इसीलिए तुमने खावर्ग में रखा। इनकी जो एंट्री है ये इसी थाना क्षेत्र के खा जो रजिस्टर रखा है उसके खा पार्ट में रखी जाएगी। आगे ये भी इन पैराज में आएगा कि जैसे ही के माता पिता भाई बहन ये अगर कहीं मूव करते हैं तो संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक शेष जो थाने हैं सबको सूचित करेगा और सब जगह इनके मूवमेंट की सूचना रखी जाएगी, ठीक है ना। और भविष्य में अगर कभी ये गिरफ्तार होते हैं, वे गिरफ्तार आगे कैसे करेंगे आप? अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो थाने में जो नए एसएचओ आएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस थाना क्षेत्र में कितने फरार चल रहे हैं? अब रिकॉर्ड है पूरा तो फट से देख लेंगे इतने इतने फरार चल रहे हैं। इनके माता पिता भाई बहन ये, तो एक लगातार सर्विलियंस, एक लगातार पर्यवेक्षण ये संभव हो सकेगा, इसलिए यहां पर व्यवस्था की गई। कहता 217 में एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर shall be divided into 2 classes, A and B. कहता class A will include all absconders whose name, caste, residence and antecedents have been verified beyond all possibility of doubts. ठीक है, ऐसे भगोड़े अपराधी जिनके नाम की, जाति की, निवास स्थान की और पूर्ववर्ती इतिहास की अधिकृत जानकारी हो सकती है, उनको हम कहां रखेंगे? क्लास ए में। और क्लास बी विल कंसिस्ट ओनली ऑफ दोज पर्सन्स हुज रियल नेम्स, रेजिडेंस एंड एंटीसीडेंट्स हैव नॉट बीन असर्टेन। क्लास बी में वो रहेंगे जिनके नाम, निवास स्थान की अधिकृत जानकारी ये हो ही नहीं पा रही, उनको रखें। कह रहा ऑल एस्केप्ड ट्रांसमैरीन कन्विक्ट्स शुड बी रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली एज एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स ऑफ क्लास ए। ठीक है, ये हमारे ख्याल से अब हट चुका है, आप लोगों की किताब में नहीं होगा नोट। ठीक है, 218 अब कहता है एट एवरी पुलिस स्टेशन। अब उस रजिस्टर का नंबर बता रहा है, कह रहा 214 नंबर रजिस्टर रहेगा, ठीक है, जिनमें एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स की सूचना रहेगी। यानी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में रजिस्टर नंबर 214 होगा, उसमें भगोड़े अपराधियों के संबंध में सूचनाएं दर्ज होंगी। क्योंकि कह रहा एट एवरी पुलिस स्टेशन, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन हो ही नहीं सकता जहां भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर ना हो। A register shall be maintained in form number 214 in which shall be entered the names and full particulars of all absconded offenders in both cognizable and non cognizable cases। इससे फर्क नहीं पड़ता
क्या आप संज्ञेय अपराध करके भागे हुए हैं या असंज्ञेय अपराध करके भागे हुए हैं? भागे हुए हैं। असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, लेकिन परिवाद तो हुआ होगा, और परिवाद में अगर मामला सेटिस्फैक्टरी पाया गया होगा तो अंडर सेक्शन 204 और शायद बीएनएसएस में 225 हो गया है, शायद बीएनएसएस में 225 में प्रोसेस जारी होता है शायद, लेकिन सीआरपीसी में तो 204 में प्रोसेस जारी होता है। और प्रोसेस आपको पता है 204 में उसमें कहा है उन्होंने कि सम्मन केस में सम्मन और वारंट केस में वारंट प्रथमता ही जारी हो सकता है, लेकिन न्यायालय को वारंट केस में भी जब तक कोई विशेष कारण न हो प्रथमता सम्मन ही जारी करना चाहिए। लेकिन सम्मन के बाद तो वारंट हो ही जाएगा। अगर आप सम्मन पर नहीं मिलेंगे तो वारंट जारी होगा। तो जब वारंट जारी होगा और आप मिल नहीं रहे तो हैं तो फरार, है तो आप फरार। तो जब आप फरार हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ऑफेंस कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। इसीलिए वो कह रहा है कि फॉर्म नंबर 214, रजिस्टर नंबर 214, इसमें सभी के नाम और फुल पर्टिकुलर्स जो भागे हुए अपराधी हैं, चाहे वो संज्ञेय अपराध के हो चाहे असंज्ञेय अपराध के, सब लिखे जाएंगे। अच्छा, केसेस पर्सन्स कमिंग अंडर क्लास ए एंड बी बीइंग सेपरेटली शोन, ठीक है, ए और बी के अलग अलग अपराधी दिखाए जाएंगे कि ये भागे हुए हैं, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल के, और इनमें से वर्ग ए में आने लायक ये हैं और वर्ग बी में आने लायक ये हैं। अच्छा, फिर कहता है एवरी एब्सकॉन्डेड offender of class A shall be shown in the register of every police station in which he has a wife, father, mother, son, daughter, brother or sister living, as well as in the register of the police station brother or sister। वही बात उसने कही है जो हमने आपको अभी बताई कि ये जो भगोड़ा अपराधी है, इसके भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री जहां जहां रह रहे होंगे सब जगह जो थानों के रजिस्टर ए और बी होंगे उनमें इनके नाम दर्ज किए जाएंगे। बी के तो नहीं, क्योंकि बी के तो कुछ पता ही नहीं है, बी का तो उसी थाने में रहेगा बस। आगे कहता है कॉलम 17 ऑफ दिस रजिस्टर शुड बी केप्ट अप टू डेट एंड द स्टेशन ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द सुपरिटेंडेंट व्हेनेवर ए रिलेशन और एसोसिएट ऑफ एन एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर चेंज हिज एड्रेस। तो वही बात आ गई जो हमने आपको शुरुआत में बताई कि ये रजिस्टर बिल्कुल अप टू डेट रखा जाएगा। अप टू डेट रखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही किसी ने माता पिता, भाई बहन आदि ने अपना एड्रेस चेंज किया तो तत्कालीन वो तत्क्षण संबंधित जिले का अधीक्षक अन्य पुलिस अधीक्षकों को इस मूवमेंट की सूचना देगा ताकि रजिस्टरों को अप टू डेट रखा जा सके कि भगोड़े अपराधी के मां बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री ये सब कहां रह रहे हैं, क्योंकि इस बात की बेहद संभावना है कि कभी ना कभी वो उनसे संपर्क जरूर करेगा यदि जीवित रहेगा तो, ठीक है। तो उन सर्विलियंस करने में आसानी हो, इसलिए अप टू डेट ये रहेंगे, ठीक है। आगे 219 में कहता है कि लोक अभियोजक जिला स्तर पर ऐसा ही एक रजिस्टर ये रखेगा, उसमें भी कॉलम ए और कॉलम बी बटे रहेंगे, और उसमें लोक अभियोजक क्या करेगा, उन सभी अपराधियों के, अपराधी तो नहीं कहना चाहिए, अभियुक्त नहीं कहना चाहिए क्योंकि समय अपराधी तो है नहीं, उन सभी व्यक्तियों के नाम जो एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर हैं, ठीक है, थानों की जो कुल संख्या है उसको दर्शित करेंगे। और वही व्यक्ति क्लास ए में तो वो भी लिखे हैं ना जिनके भाई बहन, ठीक है, मां बाप ये इस थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, वो भी लिखे हुए हैं ना।
तो लोक अभियोजक इस रजिस्टर में जो इस जिले में विचारण योग्य अपराधी हैं उनकी कुल संख्या ये भी अलग से लिखेंगे। ठीक है, कहता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन एट हेडक्वार्टर इन इंग्लिश ए रजिस्टर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट in the same form as the station register, separate parts being allotted to each class A and B. His register shall contain the names of only those absconded offenders who are tribal in the district, other than those wanted by the government railway police, for whom railway police public prosecutor maintains a register. A और B फॉर्म में रखेंगे और इसमें ठीक है माँ बाप वाला ठीक है नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसमें उसने कहा नहीं कहा है, उसने कहा द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन एट हेडक्वार्टर्स इन इंग्लिश रजिस्टर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट इन द सेम फॉर्म एज द स्टेशन रजिस्टर, सेपरेट पार्ट बीइंग अलॉटेड टू ईच क्लास ए एंड बी. हिज रजिस्टर शैल कंटेन द नेम ऑफ ओनली दोज एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स. इसका मतलब माँ बाप वाली भाई बहन वाली सूचनाएं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रजिस्टर रखेगा उसमें दर्ज नहीं होंगी. इसमें केवल उन व्यक्तियों के नाम रहेंगे, ठीक है, जिनका विचारण इस जिले में होगा या इस जिले में होना अपेक्षित है, उनके नाम रहेंगे ए में, और बी में तो उनके रहेंगे जिनके नाम ही ज्ञात नहीं है. ठीक है, जिनके नाम ज्ञात ही नहीं है वो तो बी में रहेंगे ही. और जो जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा वांछित अपराधी हैं उनके नाम लोक अभियोजक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रखे जाने वाले रजिस्टर में नहीं लिखे जाएंगे. ठीक है, उसके लिए जीआरपी का अलग से पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो लिखेगा. और पैरा ये वाला जीआरपी को भी लागू होगा, क्योंकि वो कह रहा प्रत्येक थाने में, और जीआरपी का भी थाना होता ही है, तो थाने में तो रहेगा. ठीक है, थाने में तो रहेगा ए और बी रजिस्टर जीआरपी का. जो जीआरपी का थाना है वहां ए और बी रजिस्टर रहेगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रजिस्टर रहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, उसमें अन्य थानों के ऐसे अभियुक्त जो इस जिले में विचारण योग्य हैं उनके नाम तो लिखे जाएंगे पार्ट ए में, लेकिन जो जीआरपी द्वारा विचारण योग्य है इसी जिले में, क्योंकि जीआरपी जो अपराध दर्ज करती वो भी तो जो जिले के न्यायालय हैं उन्हीं में चलते हैं, तो उनके द्वारा जो रजिस्टर रखा जाएगा उसमें जो नाम वर्णित होंगे ए और बी में, जो इस जिले में विचारण के योग्य है, उनकी सूचना जीआरपी का पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रखेगा. इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनका विवरण दर्ज करके नहीं रखेगा. अच्छा, कह रहा इन द कॉलम ऑफ रिमार्क्स of the district annual return of absconded offenders should be shown the number of absconder non-resident of the district concerned who figure on the public prosecutor's register. करा कि जो रिमार्क का कॉलम होगा, ठीक है, उसमें जो भगोड़े अपराधी हैं उनकी कुल संख्या और ऐसे अपराधी जो इस जिले के निवासी नहीं है लेकिन जहां विचारण के योग्य हैं उनकी संख्या ये भी दिखाई जाएगी, ऐसा लिख रहे हैं. ठीक है, आगे 220 और 221 दोनों पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट इनकी शक्तियों से संबंधित है. किस संबंध में? ये जो भगोड़ों का रजिस्टर बना हुआ है, भगोड़ों के इस रजिस्टर से नाम निकालने के संबंध में. नहीं तो ऐसे तो भगोड़ों का रजिस्टर एक दिन इतना मोटा हो जाएगा कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिला पाना भी संभव नहीं होगा. भाई पुलिस एक्ट तो 1861 में बना और 1861 से आज चल रही 2026, तब तो जो प्रारूप संख्या 214 में जो वर्णित रजिस्टर है यही इतना भारी हो जाएगा कि सारे थाने में संपूर्ण क्षेत्र में खाली ये रजिस्टर ही भरे हुए होंगे और तो कुछ होगा नहीं. और लंबे समय तक इनके नाम
रखने से लाभ भी क्या है? क्योंकि अंततः अपराधी हो या साधु, मर तो जाना ही है उसे। और अगर वो मर ही गया तो विचारण क्या खाक कर लोगे? अगर विचारण के दौरान मर जाता तो भी तुम क्या कर लेते? तब भी तो मामला उपशमित ही होता उसके विरुद्ध, अबेट होता। तो अगर मर गया तो क्या कर लोगे? सब साक्षी ही मर गए, सब साक्षी ही मर गए और 299 कार्यवाही भी उसके विरुद्ध हुई नहीं, तो क्या कर लोगे? अब भाई 299 की तो कार्यवाही हो गई हो, यानी 335 बीएनएसएस की कार्यवाही हो गई हो, या चलो अब 356 में उसके अगेंस्ट ट्रायल ये प्रोसीड हो गया हो, तब तो बात अलग है। अदरवाइज उसे रखने से फायदा क्या है? ठीक है, सारा साक्षी सब मर गए। अच्छा, व्यक्ति के जीवित होने के संबंध में उपधारणाएं एविडेंस एक्ट में भाई कहा है उसने कि अगर किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की समयावधि में एक बार जीवित सुना गया है, ठीक है, तो वो मर गया, इसे साबित करना उस व्यक्ति का काम होगा जो इस तथ्य को प्रतिज्ञात करता है, जो ये कहता है कि वो मर गया। तो मतलब उसको पता है पिछले 30 वर्षों में उसके जीवित होने के बारे में सुना गया है, और आप कहते हो वो मर गया, तो आपके पास कोई स्पेशल जानकारी होगी, कैसे कहते हो, किस आधार पे कहते हो कि वो जीवित है? तो यू मस्ट प्रूव कि वो जीवित है। ठीक है, तो 30 साल वहां उपधारणा के रूप में रखे गए, तो 30 साल यहां भी रखे। तो कुछ स्थितियां बताई हैं उन्होंने आपका पैरा संख्या 220 और 221 में, जिसमें पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट इन्हें यह शक्ति दी गई कि भगोड़ों के रजिस्टर से भगोड़ों के नाम अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है द सुपरिटेंडेंट में ऑर्डर नेम्स ऑफ एब्सकंडेड ऑफेंडर्स टू बी एक्सपंग्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो भगोड़े अपराधी हैं उनके नाम थानों के रजिस्टर से निम्नांकित कारणों में से किसी भी एक की मौजूदगी होने पर एक्सपंज किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। अरेस्ट, गिरफ्तारी हो गई उनकी, तब तो निकलना ही चाहिए भगोड़ों के रजिस्टर से उनका नाम। असर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु, पता लग गया, डेफिनेटली मर गए। ठीक है, मुठभेड़ हुई, फला फला मारे गए और उनका ये तो उन मामलों में वांछित है, असर्टेन डेथ। ठीक है, निश्चित मृत्यु हो गई। आगे कहता है व्हेन ओइंग टू डेथ और डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट विटनेसेस, ये सारे साक्षी जो मामले में महत्वपूर्ण थे सब मर गए या गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे, तो इसके नाम करके हम क्या करेंगे? ठीक है, एंड इन एब्सेंस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 299 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और for any other reason the evidence against an absconded offender is found to be insufficient for successful prosecution। क्या कहा उसने? उसने कहा कि 299 की कार्यवाही नहीं हुई है, 299 कार्यवाही नहीं हुई है और सारे इंपॉर्टेंट विटनेसेस मर गए। 299 कार्यवाही हो गई तब नहीं, ठीक है, तब तो मिलो तुम्हारे खिलाफ तो रखा ही है हमारे पास एविडेंस। ठीक है, मर जाए सारे इंपॉर्टेंट विटनेसेस, ना मिले, लेकिन ना तो 299 कार्रवाई हुई और ना ही साक्षी बचे या मिल रहे हैं, तो फिर उनका नाम निकाल देना ही बेहतर है। या कोई अन्य कारण है जिसके कारण से जो एविडेंस अवेलेबल है वो एब्सकंडेड अफेंडर को दोष सिद्ध कराने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं माना जा सकता, तो भी उसका नाम एक्सपंज किया जा सकता है अफेंडर्स के रजिस्टर से। आगे कहता है द लैप्स ऑफ 30 ईयर्स, 30 वर्ष बीत गए, ठीक है, इन द केस ऑफ एब्सकंडर्स ऑफ क्लास ए, यानी जिनका नाम भाई बहन आदि ज्ञात है, उन्हें गायब हुए 30 साल हो गए, कहीं नहीं मिले,
तो उनका नाम भगोड़ों के रजिस्टर से निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाला जाएगा ऐसा नहीं कहा है, जो सुपरिटेंडेंट में ऑर्डर, ठीक है, निकाल ही दिया जाएगा ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, निकाला जा सकता है। ठीक है, एंड 5 years in the case of absconders of class B after the absconder was last heard of alibi। ठीक है, जिनके नाम ही पते ज्ञात नहीं है उनके नाम 5 साल बाद निकाले जा सकते, और जिनके नाम पते ज्ञात है वो अंतिम रूप से जब जीवित सुने गए थे उसके 30 साल बीत चुके हैं और अब उन्हें जीवित सुना नहीं जाता, तो फिर उनका नाम भगोड़ों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा नहीं, हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर यही शक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आल्सो ऑर्डर द नेम फॉर एनी ऑफेंडर ट्राइबल इन हिज डिस्ट्रिक्ट टू बी एक्सपंग्ड although the conditions mentioned in the preceding paragraph have not been fulfilled whenever he considers that owing to the insignificance of the offense, it is unnecessary to continue the search for the absconder, provided that he shall not thus expunge the name of an offender whose offense is triable exclusively by the court of session। कहता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे भी उपरोक्त प्रकार की शक्तियां प्राप्त रहेंगी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्ति थोड़ी बढ़ी हुई है। वो कहता है कि अगर अपराध ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो उसकी राय में अपराध ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी की लगातार तलाश जारी रखी जाए, इतना महत्वपूर्ण नहीं। तो पिछले सेक्शन की आवश्यकताएं पूरी न होने पर भी वो ऑफेंडर के नाम को भगोड़ों के रजिस्टर से अलग किए जाने हेतु आदेश कर सकता है। ठीक है ना, भले ही प्रीसीडिंग सेक्शन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, यानी सारे गवाह नहीं मरे हैं भी, बट द ऑफेंस फॉर विच द सर्च इज रनिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो उसका जो इनसिग्निफिकेंस है उसको ध्यान में रखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रीसीडिंग सेक्शन के तब तो पूरे न होने की दशा में भी भगोड़ों के रजिस्टर से उसका नाम अलग किए जाने की दशा, अलग किए जाने का आदेश दे सकता है। लेकिन ऐसे किसी भी अपराध के बारे में वो भगोड़ों के रजिस्टर से उसका नाम अलग किए जाने का आदेश नहीं देगा जो ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिवली, ठीक है, किसके द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, क्योंकि सेशन न्यायालय में अपराध इनसिग्निफिकेंस हो, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हो, ये नहीं कहा जा सकता, वहां तो गंभीर ही अपराध है। अच्छा, कह रहा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कंसीडर once a year either in connection with the inspection of police station to be examining the list of absconded offenders whether any names should be expunged. When the name of an offender has been expunged by the district magistrate or the superintendent, he shall not be prosecuted for the same offence otherwise than on complaint without the sanction of the district magistrate। उसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, भगोड़े अपराधियों का जो रजिस्टर है उसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, once a year either in connection with inspection of police station to be examining the list of absconded offender whether any names should be expunged। जब वो वार्षिक निरीक्षण करेंगे थानों का तो वो इस बात का पर विचार करेंगे कि भगोड़ों की लिस्ट से क्या किसी नाम को एक्सपंज किया जाना चाहिए। और एक बात इन्होंने कही जो क्यों कही इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। इन्होंने ये कहा कि अगर एसपी या डीएम साहब ने किसी के नाम को एक्सपंज कर दिया है, यानी अलग कर दिया है भगोड़ों के रजिस्टर से, और फिर वो पकड़ जाता है तो उसका विचारणा जब तक कोई शिकायत न की जाए तब तक जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। कहता है कि अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कोई शिकायत करे तब तो उसका बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सैंक्शन के विचारण होगा, और अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा है
तो विदाउट सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका विचारण नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों कहा इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो जब आ ही नहीं रहा तो फिर हम बता क्या दें। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखा है तथ्यात्मक तौर पे। ठीक है, आगे कहता है 223 222, इन ऑल केसेस in which an accused person has absconded except those on an exceeding trivial or petty of nature, or when special circumstances exist which make the procedure unnecessary or undesirable, the court should be asked to record the evidence against him under 299। कह रहा कि जितने भी ऐसे मामले हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, जरा जरा से मामले हैं, उन्हें छोड़कर कह रहा है इन ऑल केसेस इन विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड, जहां जहां भाग गए हैं, भगोड़े हो गए अपराधी, एक्सेप्ट दोज ऑफ एन एक्सीडिंग ट्राइबल और पेटी नेचर और व्हेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, कि जहां अपराध बहुत छोटे प्रकार के हैं या जहां स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हें छोड़कर, ठीक है, विच मेक द प्रोसीजर अननेसेसरी और अनडिजायरेबल, द कोर्ट शुड बी आस्क्ड टू रिकॉर्ड द एविडेंस अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 299 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। न्यायालय से निवेदन किया जाएगा सभी भगोड़े अपराधियों के मामले में कि वो 299 की कार्यवाही करें। ठीक है, लोक अभियोजक के द्वारा हमेशा एप्लीकेशन दी जाती है अगर भगोड़े अपराधी हैं कि सभी मामलों में 299 की कार्यवाही करें, केवल उन मामलों को छोड़कर जो बहुत छोटे हैं या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण से 299 की कार्यवाही अवांछित प्रतीत होती है। क्योंकि सारे गवाही पागल हो गए हैं तो, लेकिन पागल है, ठीक है, और इस कदर पागल हैं कि चित्त विकृति के कारण स्वयं से किए गए प्रश्नों को समझने और उनके सही उत्तर देने से निवारित है, अर्थात सक्षम साक्षी नहीं बचे। तो जब सक्षम साक्षी नहीं बचे तो अनडिजायरेबल है 299 कार्यवाही। अदरवाइज हर मामले में न्यायालय से कार्य निवेदन किया जाएगा कि वो 299 की कार्यवाही करे। द पुलिस मस्ट हाउएवर रजिस्टर द नेम्स ऑफ एब्सकॉन्डर्स विदाउट वेटिंग फॉर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 83, 84 एंड 299 टू बी टेकन अगेंस्ट देम। ठीक है, पुलिस प्रतीक्षा नहीं करेगी। ठीक है, कि साहब जो है कह रहा है कि द पुलिस मस्ट हाउएवर रजिस्टर द नेम्स ऑफ एब्सकॉन्डर विदाउट वेटिंग फॉर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 83, 84 एंड 299 टू बी टेकन अगेंस्ट देम। अगर नहीं मिलना है, यानी वारंट हुआ और नहीं मिले, तो भगोड़े अपराधियों के तौर पर पुलिस उन्हें भगोड़ों के रजिस्टर में दर्ज कर सकती है विदाउट वेटिंग 83, 84 और 299 की जो इस्तेमाल करे। ठीक है, 299 कार्यवाही हो तभी हम उन्हें भगोड़ों के रूप में दर्ज करें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात, हाँ 83 कहा, 83 एंड 84, 82 नहीं कहा। ठीक है, कि वही हम एकदम वो आए कि 82 जब तक नहीं होगा तब तक 216 के मुताबिक इस अध्याय के लिए भगोड़ा हुआ कैसे। लेकिन 83, 84 में क्या है कि वो जो निर्मुक्ति, ठीक है, कुर्क की गई संपत्ति की, ठीक है, अगर कोई कहता है कि हमारी संपत्ति कुर्क हो गई तो 84 में वो कुर्क करने वाले न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता था। और अगर कुर्क करने वाला न्यायालय किसी अन्य जिले में स्थित है तो अपने जिले के सीजीएम के सामने भी शायद अपने जिले के सीजीएम के समक्ष भी ऐसा करके, शायद हमें याद पड़ रहा है कि आपत्ति दर्ज करा सकता है और वो कर सकता है। उसकी फिर अपील 85 में थी, जो भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि 83, 84 या 299 की कार्यवाही का समापन हो, उसके बाद आप भगोड़ों के रूप में दर्ज करें, इसकी पुलिस प्रतीक्षा नहीं करेगी, भगोड़ों के रूप में दर्ज किया जा सकता है। कहता ऑल केसेस इन विच द स्पेशल रीजन एविडेंस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 299 मस्ट बी पुट अप बिफोर द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एट द टाइम ऑफ हिज इंस्पेक्शन। जब डीआईजी का निरीक्षण होगा तो ऐसे सारे मामले जिनमें स्पेशल
सरकमस्टांसेस के कारण 299 की कार्यवाही नहीं कराई जा सकी है, वो सारे मामले डीआईजी के समक्ष रखे जाएंगे उनके इंस्पेक्शन के समय। कहता है, इन ऑर्डर टू रेंडर द एविडेंस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 299 एडमिसेबल एट ए फ्यूचर ट्रायल, इट मस्ट बी प्रूव्ड and put on record that the offender has absconded and there is no immediate prospect of arresting him. The provisions of section 299 should be carefully studied. वो कह रहा है कि पुलिस न्यायालय के समक्ष 299 को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस प्रकार का एविडेंस रखे और रिकॉर्ड करवाए इस प्रकार के एविडेंस को, जिससे 299 की कार्यवाही न्यायोचित बनती हो। अगर ये, क्योंकि 299 की कार्यवाही कब होगी लिखा है उसमें, 299 कार्यवाही भी सशर्त है, अशर्त नहीं है। वहां कहता है कि अभियुक्त तो फरार हो गया है और निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब यह हुए कि पुलिस का बयान ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए और पुलिस के वे प्रयास न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं, न सिर्फ फरार हुआ बल्कि निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। आप ये बताएं कि माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री जहां रह रहे थे, कितनी बार गए वहां, ठीक है, कितनी बार उनसे पूछा, क्या प्रयास किए, उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीजें जरूरी हैं न्यायालय के समक्ष रखना ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। और यही शर्तें वर्तमान में जो 356 नया जोड़ा है उसमें भी लगाई हैं। तो जब आप इतना प्रूव करेंगे तब जाकर के 299 की कार्यवाही होगी, और तब अगर इससे पूर्व 299 की कार्यवाही हो भी गई तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि 299 की कार्यवाही में जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, या 335 बीएनएसएस की कार्यवाही में जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ वो सिर्फ इसलिए कि 299 या 335 बीएनएसएस की कार्यवाही में रिकॉर्ड हुआ, अभियुक्त के विरुद्ध नहीं पढ़ लिया जाएगा। वे सारी शर्तें जो वहां उल्लिखित हैं वे पूरी होनी चाहिए, अर्थात न्यायालय के समक्ष साबित होना चाहिए कि वो न सिर्फ फरार हुआ बल्कि निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना यह भी नहीं है। ओनली देन 299 की कार्यवाही का कोई लाभ होगा, अन्यथा या 335 बीएनएसएस की कार्यवाही का कोई लाभ होगा, अन्यथा तो कोई मतलब ही नहीं है, आप रखे रहो, कोई फायदा नहीं होता। तो ये एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, और अब अगला चैप्टर हिस्ट्री शीटर्स के बारे में शुरू होगा। ठीक है, हिस्ट्री शीटर क्या है? क्राइम नोटबुक ये रहेगी, कस्बों में भी, नगरों में भी, ग्रामों में भी, यानी ग्रामों में भी मीनिंग करवाए, ग्रामों के थाने जो हैं, कस्बों के थाने जो हैं, नगरों के थाने जो हैं, वहां क्राइम नोटबुक रहेगी। और इस क्राइम नोटबुक के 5 भाग होंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा जाएगा, सेकंड कॉलम में क्या लिखा जाएगा, थर्ड कॉलम में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है कि ये चीजें रहेंगी। और जो फोर्थ कॉलम होता है वही हिस्ट्री शीट होती है क्राइम नोटबुक की। कैसे तैयार होती है, कितने प्रकार की होती है, हिस्ट्री शीटर की क्या स्थिति रहेगी, उनका सर्विलियंस कैसे होगा, यही इस चैप्टर का, ठीक है, मुख्य अध्ययन क्षेत्र है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, खूब इंपॉर्टेंट है। तो इस पर कल बात करेंगे। देखिए